नमस्कार, बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन पेपर में। आज हम यूनिट थर्ड शुरू करेंगे। इससे पहले हम 2 यूनिट कर चुके हैं। यूनिट थर्ड में आपका टॉपिक है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? जो पूंजी बाजार में जो निवेशक अपना पैसा लगाते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाती है, या कौन कौन सी संस्थाएं इसका हितों का ध्यान रखती है, निवेशक के नुकसान न हो इस तरह से संबंधित कानून कौन कौन से हैं, और क्या इससे संबंधित ग्रेवेंसेस हो सकती है, उसके बारे में है। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है? इन इंडिया इन्वेस्टमेंट रिस्क आर वेरी हाई ड्यू टू डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस, फ्रॉड एंड अनएथिकल इन्वेस्टमेंट कल्चर। इन्वेस्टर्स एक्सपीरियंस a sense of helplessness and insecurity. They have hardly any confidence in financial market. यानी वो कह रहा है जो भारतीय मार्केट है वहाँ इन्वेस्टमेंट में बहुत रिस्क ज़्यादा है। क्यों? डिसऑनेस्ट यानी ईमानदार नहीं है, फ्रॉड बदमाशी करते हैं, अनएथिकल अनीति के निवेश का कल्चर है, इन्वेस्टर एक्सपीरियंस सेंस ऑफ हेल्प असहायता महसूस करते हैं इनसिक्योरिटी में, they have hardly any confidence in financial market, investors are cheated by companies, by lead manager, by broker and by everybody who is capable of cheating them. The government, the company law board and SEBI in recent year have made efforts to protect the investor. यानी भारत सरकार, कंपनी लॉ बोर्ड और सेबी ने कुछ पिछले कुछ सालों में इससे संबंधित कुछ प्रयास किए हैं ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज ए वाइड टर्म. It emphasizes all the measures designed to protect investors from malpractices of brokers, companies, manager to issues, merchant banker, registrar to issues, etc. The main complaints are against the broker of stock exchange, against listed company and mutual funds. तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि भारतीय पूंजी बाजार में जो निवेशक पैसा लगाते हैं उसमें उनके हितों की रक्षा हो, उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो, और अगर कोई बदमाशी हुई तो उसके खिलाफ वो कंप्लेन लिखा सके और उनके अगेंस्ट में फैसला हो सके। उससे संबंधित जो भी है वो सब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में आता है। अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में बदमाशी कौन कर सकता है? जो इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचाए, या तो ब्रोकर करेगा जो उनके बीच में दलाल का काम कर रहा है, या कंपनी खुद करेगी, या फिर वो डिपॉजिटरी होगा, या म्यूचुअल फंड होगा। तो इनसे संबंधित कोई भी कंप्लेन हो वो 3 मुख्य संस्थाओं में उसकी कंप्लेन कर सकता है और उसको रिजल्ट मिलेगा। अब है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। यूजुअली ग्रेवियंसेस इन्वेस्टर्स, यानी जो इन्वेस्टर है उसकी जो शिकायत होगी वो किसके प्रति होगी? वो ये बता रहा है कि उसकी मुख्य शिकायत 3 के खिलाफ हो सकती है। या तो अगेंस्ट कंपनीज के खिलाफ कोई ग्रेवियंस होगी, अगेंस्ट ब्रोकर यानी ब्रोकर के खिलाफ कोई कंप्लेन होगी, या अगेंस्ट डिपॉजिटर्स यानी डिपॉजिटर के खिलाफ कोई कंप्लेन होगी। अब यूजुअल ग्रेवियंस अगेंस्ट कंपनीज, अब वो ये बता रहा है कि अगर कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो कंपनी के खिलाफ जनरली कौन कौन सी कंप्लेन हो सकती है। जैसे पहली कंप्लेन बताइए, डिले इन रजिस्टरिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। आपने जो सिक्योरिटी खरीदी है उसको आपके नाम से रजिस्टर करने में देरी करना, ये पहला आपकी शिकायत हो सकती है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शुड बी डन बाय द कंपनीज विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, बट यूजुअली इट टेक्स मैनी मंथ्स। यानी 30 दिन के अंदर अंदर शेयर जो है वो आपके नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए, जबकि वो उसमें ज़्यादा टाइम लगा था। दूसरा, नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड या तो देना ही नहीं और देना है तो उसको लेट देना, इससे संबंधित शिकायत है। डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेशन होने के 30 दिन के अंदर आपको डिविडेंड मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। बट बाय मैनिपुलेशन ऑफ प्रोसीजर्स डिविडेंड्स में नॉट बी रिसीव्ड फॉर मंथ्स। नॉन रीपेमेंट और डिलेड रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक का डिपॉजिट है उसको या तो देना ही नहीं या उसको देरी से देना, ये भी कंपनी की तरफ से लोगों की शिकायत होती है। और चौथा जो है, नॉन रिसिप्ट ऑफ राइट इशू ऑफर। राइट इशू जो है कंपनीज का, उससे संबंधित जो ऑफर है वो नहीं मिलना। द लेटर ऑफ ऑफर
of right share should be sent to all eligible shareholder by registered post, and this fact should be prominently advertised in the at least two all India newspaper. Shareholder quite often are not informed of right issue, यानी जो राइट इशू कंपनी इशू कर रही है उसके संबंधित जानकारी नहीं होती, ना उनको मिल पाता, तो इससे संबंधित शिकायत की जा सकती है। फिर और कंपनी के संबंधित क्या ग्रेवेंस हो सकती है? पांचवा है नॉन रिसिप्ट ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। सपोज अगर कोई निवेशक ये चाहता है कि मेरे पास में उस कंपनी के शेयर है, मैं उनके डुप्लीकेट शेयर की कॉपी चाहता हूँ, तो वो भी उसको कंपनी या तो देती नहीं या लेट से देती है। कंपनी इज बाउंड टू इश्यू डुप्लीकेट शेयर, कंपनी को बाउंड किया गया कि वो डुप्लीकेट शेयर के इफ द शेयर्स आर लॉस्ट और मिसप्लेस्ड बाय द शेयर होल्डर आफ्टर रिसीविंग ए रिक्वेस्ट लॉन्ग विद द रिक्विजिट फी ऑन कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटी। सब कुछ उससे संबंधित पैसा दे दिया, आपने एप्लीकेशन दे दी, फिर भी वो डुप्लीकेट शेयर इशू करने में देरी करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर आफ्टर द डेथ ऑफ शेयर होल्डर। जैसे कोई शेयर होल्डर है जिसका कोई ऑनर था, वो डेथ हो गई, तो उसका शेयर्स जो है, उसका जो नॉमिनी है उसको ट्रांसफ़र करना होता है, उससे संबंधित कंपनी अक्सर लेट करती है। तो उसमें लिखा है आफ्टर द डेथ ऑफ शेयर होल्डर द ओनरशिप ऑफ शेयर्स passes to his legal heirie, which is called transmission of shares. The company is bound to transfer the share in the name of legal heirie of the deceased. सातवां इसका जो अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती है कंपनी को, नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग, मीटिंग से संबंधित नोटिस नहीं मिलना, ये कंपनी से आपकी शिकायत हो सकती है कि भाई कंपनी की मीटिंग कब हुई, हमें पता ही नहीं लगा, नोटिस ही नहीं मिला। तो ये कहता है कि एवरी शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर्स इन द रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स इज एंटाइटल टू रिसीव 21 डेज एडवांस नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की जब भी मीटिंग, उससे 21 दिन पहले आपको नोटिस मिलना ये ज़रूरी होता है। तो इससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कंपनी में शिकायत कर सकते हैं। ऐसे ही यूजुअल जो ग्रेवियंस यानी शिकायत होती है ब्रोकर से, वो कौन सी होती है? पहली होती है डिले और डिफॉल्ट इन पेमेंट फॉर सिक्योरिटी सोल्ड। आपने जो सिक्योरिटी बेची है उसका जो पैसा है वो डिले करना, डिफॉल्ट करना, ये ब्रोकर की होती है। तो ब्रोकर हैज़ टू मेक पेमेंट टू क्लाइंट हु हैज़ सोल्ड सिक्योरिटी थ्रू हिज हिम विद इन 48 आवर ऑफ पे आउट ऑफ फंड बाय क्लियरिंग हाउस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, यानी 48 घंटे के अंदर उसको उसका पैसा देना होता है। दूसरा है डिले और डिफॉल्ट इन डिलीवरी ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी टू द क्लाइंट। सेम उसी तरीके से अगर आपने सिक्योरिटी खरीदी है तो वो भी आपके 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आनी चाहिए कि जो सिक्योरिटी आपने खरीदी है उसमें डिले नहीं हो, तो उसमें भी डिले और डिफॉल्ट होता है। फिर नॉन इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब है जब आप ब्रोकर के थ्रू जो भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं उसके संबंधित एक नोट आता है, एक पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट आता है जिसमें ये होता है कि आपने कौन सा शेयर खरीदा है या कौन सा बेचा है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो इशू नहीं करते, ये उनके 24 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होना चाहिए। चौथा इसका जो ग्रेवियंस होता है ब्रोकर का, वो चार्जिंग एक्सेस ब्रोकर्स, ज़्यादा ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा चार्ज करना, या नॉन पासिंग ऑफ कॉरपोरेट बेनिफिट। जो कॉरपोरेट बेनिफिट है वो इन्वेस्टर तक नहीं पहुंचाना। ए ब्रोकर इज ड्यूटी बाउंड टू पास ऑल द कॉरपोरेट बेनिफिट्स लाइक राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, डिविडेंड एक्सेट्रा टू द क्लाइंट ही इज डीलिंग विद बट मैनी ए टाइम्स ब्रोकर प्ले ट्रिक्स इन हिज रिगार्ड। तो कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट आता है वो ब्रोकर हमें बताता ही नहीं है। इस तरह की कंप्लेंट कर सकते हो। ओवर चार्जिंग, ज़रूरत से ज़्यादा किसी सर्विस के लिए चार्ज करना, उसकी कंप्लेन आप कर सकते हो। सेम इसी तरीके से ग्रेवियंस अगेंस्ट डिपॉजिटरी, यानी डिपॉजिटरी के खिलाफ जो एक निवेशक की शिकायत हो सकती है वो कुछ इस तरह का है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इज एन इन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटीज आइदर इन सर्टिफिकेट और अनसर्टिफिकेटेड form, help in dematerialization of security etc of the holders. Various banks and other institutions are doing this work. Every depository participants must forward all the dematerialization or materialization request of his client to the concerned company within 7 days of receipt of request, but delay are quite common.
मतलब जो सिक्योरिटी आपने जो शेयर खरीदा है उसका मेटेरियलाइज या डीमेटेरियलाइज फॉर्म में आपको प्राप्त करनी है, उससे संबंधित जो रिक्वेस्ट होती है वो 7 दिन में पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसमें अक्सर डिले होता है। भारत में वर्तमान में 2 डिपॉजिटरी है मुख्य रूप से, वो है एनएसडीएल या नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये 2 डिपॉजिटरी है जिससे संबंधित शिकायत होती है। तो जो मेजर शिकायत होती है वो या तो ब्रोकर के खिलाफ होती है, कंपनी के खिलाफ होती है। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इनकी शिकायत कहाँ की जा सकती है। तब तक स्वस्थ रहें, सेफ रहें।